हाय गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए इस तरह के क्रेजी अपडेट्स देखने के लिए। हाय गाइस, एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। आज इन दोनों में सवारी है। ये है महिंद्रा थार रियर व्हील ड्राइव, ये है डीजल वाला, ये है पेट्रोल वाला और ये है इनकी चाबियां। इन पर नए ट्विन पीक्स लोगो डाले गए हैं और ये देख रहे हो, ये चाबी पेट्रोल वाले की है क्योंकि अभी पुश बटन स्टार्ट या कीलेस एंट्री फीचर्स इनमें नहीं है। दोनों में से सिर्फ एक की पर बटन्स है और दूसरे में सिर्फ डमी बटन्स है। आप इसकी कॉस्ट कटिंग देख रहे हो दोस्तों। तो ये जो बटन्स है, इन तीनों बटन्स में पहला वाला बटन लॉक करता है, ये इसकी लॉकिंग साउंड है। ये नीचे वाला बटन अनलॉक करने के लिए है और फिर से इसी बटन को दबाने से लाइट्स ऑन होते हैं, बिल्कुल इसी तरह। और ये बीच वाला बटन साउंडिंग सिस्टम है, ये पता लगाने के लिए कि कार कहां पर है। और ऑब्वियसली ये एक फ्लिप की है। एनीवेज, अब इसके डीजल इंजन को देखने चलते हैं। अच्छा, ये मैंने यहाँ नहीं लगाया है, ये प्रूफ है कि थार को जहां मन चाहे चढ़ा सकते हैं। ये इन्हें खोला और मैं जानता हूँ ये बोनट थोड़ा हैवी होगा, क्या मैं इसे उठा पाऊंगा? हाँ, ये शायद अंदर से खुलता है। ये खोला और ये रहा, कोई लीवर दबाने की जरूरत नहीं। ये है इसका नया डीजल इंजन, ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं है। इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। मोटर काफी लाउड है, आई मीन कुछ ज्यादा ही। और मैं ये नहीं जानता ये प्लास्टिक सीट यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे बंद कर देते हैं। अच्छा, तो वॉशर फ्लूइड यहाँ जाएगा, एर्गोनॉमिकली सही जगह नहीं है। अब ये पेट्रोल वाला खोलते हैं, इजी पीजी। ये क्लिप्स काफी कूल है, अच्छी रेट्रो वाली फीलिंग देती है। ये उठाया और ये रहा, वही रेगुलर थार की इंजन, 1.5 लीटर की इंजन उसमें है। हाँ, और ये वाली 2 सिर्फ 2 लीटर की एम स्टैलियन मोटर। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं इंजन बेथ होने के लिए। हाइड्रोलिक स्ट्रट्स नहीं है, गैस स्ट्रट्स नहीं है, इसे बंद कर देते हैं। वैसे देखने पर आपको फर्क पता नहीं चलेगा रियर व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव के बीच, क्योंकि दोनों के ट्रिम लेवल सेम है, सारी डिजाइन और एस्थेटिक्स सेम है। इनमें हैलोजन लाइट्स है, ये देखिए, ये डीआरएल है, ये हैलोजन इंडिकेटर्स है। हाँ, एक और बात, इनके बम्पर्स के कलर चेंज किए गए हैं। जब थार को इनिशियली लॉन्च किया गया था तो उनमें कुछ फीचर्स थे जो उन्होंने ड्रॉप कर दिए। आई मीन दैट्स डिसअपॉइंटिंग। हर जगह पर थार लिखा गया है क्योंकि आप गलती से ये ना सोचे कि ये जीप रैंगलर है, इसीलिए वो देखिए थार लिखा गया है। अब इसका इंजन 1.5 लीटर के होने का कारण ये है कि इसकी लेंथ 4 मीटर से कम है, जिससे इसका प्राइस कम रखा जा सकता है क्योंकि एक्साइज ड्यूटी का फायदा मिले। इसमें है 18 इंच के टायर्स जो काफी अच्छे हैं, 265/65 8 इंच। और ये है महिंद्रा ट्विन पीक्स लोगो जिसे ऐड किया गया है। और ये है शायद रिफ्लेक्टर इंडिकेटर, मुझे नहीं पता। यहाँ पे लिखा है थार और ये हिंजेस फिर से रेट्रो फील दिलाते हैं, ऑलमोस्ट सब जगह पर ऐसे ही है। इसकी साइड बॉडी क्लैडिंग साइड फुटस्टेप से जॉइन होती है। इसमें रियर डिस्क ब्रेक्स नहीं है, दैट्स अ बमर। इसके ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में वो साफ पता चलता है, अदरवाइज वो बढ़िया होता। अब इसके रेयर पर आते हैं, वही बढ़िया स्पेयर व्हील जिसे इसके टेल गेट पर रखा हुआ है, जो काफी कूल है, काफी अच्छा दिख रहा है। और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि टायर का नाम और उसके वेरिएंट का नाम दोनों ब्लूइश कलर की फिनिशिंग में है। ऑब्वियसली फुल साइज का स्पेयर व्हील है, अलॉय वाला, जिसका लोगो सही डायरेक्शन में और उस पर थार लिखा हुआ है, काफी कूल। ये है पेट्रोल ऑटोमेटिक वर्जन, जैसे कि यहां पर भी लिखा है। और इसमें रियर पार्किंग सेंसर्स है लेकिन रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है, अनदर बमर। इनफैक्ट जब आप इसे अनलॉक करते हैं, ये यहाँ मैं कर रहा हूं, ये लॉक किया और ये अनलॉक किया, ये लाइट 3 बार ब्लिंक होती है। अब मुझे इसका लॉजिक नहीं समझा, लेकिन महिंद्रा की गाड़ियों में ऐसा होता है, जो काफी कूल है। लाइट्स पर भी थार लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पर भी पेट्रोल डीजल नहीं लिखा हुआ है। ऑब्वियसली उस वाले में लिखा हुआ है ताकि लोग उसमें डीजल ना भर दे। ट्रेडिशनली ये गाड़ियां डीजल ओनली होती थी, आई मीन सारे ऑफ रोडर्स। अब आप एक चीज बहुत क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि एंटेना को यहां पर प्लेस किया हुआ है और ये जगह ब्लैंक है। यहां पर लिख सकते थे एम फैल्कन 117, पर नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं लिखा। एम हॉक 130 बैजिंग को हटा दिया गया है डीजल वेरिएंट से। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोग ये ना समझे कि इसकी पावर कम है, लेकिन पेट्रोल वेरिएंट में अब भी वो बैजिंग है। ये देखिए, एम स्टैलियन 150 TGDI, बिल्कुल क्लियर, और साथ में ये एंटेना भी। ये रेड कलर में बहुत सुंदर दिख रही है, मुझे तो सच में बहुत बढ़िया लगती है। ये रियर व्हील ड्राइव सिर्फ डीजल मैनुअल या पेट्रोल ऑटोमेटिक विद हार्ड टॉप में है, सॉफ्ट टॉप ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं। अगर लोगों को ये ऑप्शंस चाहिए तो उन्हें थार के 4 व्हील ड्राइव में अपग्रेड करना होगा। और ये रहा, तो अब अंदर चलते हैं। तो ये, एक सेकेंड, मुझे लगा था ये आसान होगा, लेकिन ये शायद जैम हो गया है। नई कार जैम होने से थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, अब ठीक से एडजस्ट हो रहा है। अंदर देखते ही पहली चीज ये लगती है कि स्पेस काफी डिसेंट है। इनमें से एक सीट रिक्लाइन है, हाँ काफी ज्यादा रिक्लाइन है।
सो बेसिकली डिसेंट स्पेस है, लेकिन अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही बुरा है। ये देखिए मेरा थाई यहाँ पर है। सीट को नीचे कर देता हूं मैं। वैसे ये सीट काफी आगे है, लेग रूम का कोई भी इश्यू नहीं है, लेकिन ये व्हील वेल्स जो काफी अंदर की तरफ है, ये एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक्चुअली एक सेंटर आर्मरेस्ट, नहीं नॉट सेंटर आर्मरेस्ट, साइड आर्मरेस्ट होना चाहिए था, जिसकी बहुत जरूरत है और महिंद्रा उसे ऑफर भी कर रहा है एज एन ऑप्शन। खिड़की बड़ी है, हैंडल पकड़ने के लिए काफी अच्छा है, रोल केज भी है, स्पीकर्स यहाँ ऊपर की तरफ प्लेस्ड है और टूल किट यहाँ रखा हुआ है क्योंकि बूट में कोई स्पेस नहीं। ओवरऑल डिसेंट स्पेस है, सीट्स काफी कंफर्टेबल है। यहाँ आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स माउंट भी है, मैगजीन होल्डर, स्कूप्ड आउट सीट बैग्स, दैट्स काइंड ऑफ नाइस। चलिए अब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। ये सीट वैसे भी आगे है, अंदर आना बाहर जाना इजी नहीं है, इसलिए बहुत से लोग इनमें अब भी 5 डोर वाली थार के लिए वेट कर रहे हैं। ये डमी है, लेकिन दूसरी तरफ इसी जगह कंट्रोलर है रेयर व्यू मिरर को एडजस्ट करने के लिए। इसे यहाँ रखा गया ये सोचकर कि लेफ्ट हैंड ड्राइव वाली कंट्रीज में इसे बेच सकेंगे, लेकिन बेच नहीं पाए। इंटीरियर्स को IP54 रेटिंग मिली है, यानी सीट्स को पानी मारकर धोया जा सकता है, ड्रिजल प्रूफ भी है, लेकिन बहुत स्लिपरी। यहाँ ये प्लाक है जो कह रहा है मेड इन इंडिया विद प्राइड, महिंद्रा थार और सीरियल नंबर के साथ। यहाँ कुछ ईस्टर एग्स है, 2 ऊंट है इनमें। यहाँ ये ग्लव बॉक्स है, लेकिन बहुत छोटा सा चिंटू सा ग्लव बॉक्स और एक स्टर्डी हैंडल। तो थार का एक क्विक रिवीजन करते हैं आपके साथ, और यहाँ पर कुछ जानकारी भी दी गई है। तो ऐसा है कि आपको गाड़ी की चाबी यूज करनी पड़ेगी फ्यूल लिड खोलने के लिए। I mean, that's disappointing यार, कम ऑन। इसे अंदर से खोलने का ऑप्शन होना चाहिए था। लिड के अंदर पेट्रोल लिखा हुआ है ताकि आप गलती से डीजल ना भर दे। लिड थोड़ा फिनिकी है। चलिए अब जाकर खोलते हैं इसका बूट, बल्कि टेल गेट। सबसे पहली बात, ये साइडवेज ओपन होता है और यहाँ पर कुछ लीफ ग्राफिक है, बढ़िया ईस्टर एग। ये ऊपर खुलता है और इसमें रेयर वाइपर नहीं है, लेकिन रेयर डीफॉगर है। बल्कि सारे स्पेक्स, ट्रिम्स और फीचर्स 4 व्हील ड्राइव मॉडल जैसे ही है। जो ये सीट रिक्लाइन है, इसे ऐसे करके लेटाया जा सकता है, बल्कि इसे भी लेटा सकते हैं हम, जिससे बूट कैपेसिटी बढ़ जाती है। सीट नीचे से फिक्स्ड है, इसीलिए आप इसे साइड में फोल्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसे निकाल सकते हैं। इसका रूफ निकाल सकते हैं, इसका डोर निकाल सकते हैं, ऑलमोस्ट इसका कोई भी हिस्सा निकाल सकते हैं इसे और कूल बनाने के लिए। अब पहले मैं इसे बंद करता हूँ, फिर इसे भी बंद कर देता हूं। यहाँ इसे लॉक कर सकते हैं हम, अगर यहाँ पर कोई बैठा है। हाँ, इसमें जंप सीट्स नहीं होते तो पीछे कोई नहीं बैठ सकता। यहाँ एक रिफ्लेक्टर है, वैसे फैजल खान एग्जॉस्ट का शिकार करने के लिए फेमस है, जो यहाँ पर छिपा हुआ है। और यहाँ ऊपर एक टोइंग हुक है। अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस 226 mm और अच्छी वाटर वेडिंग कैपेसिटी ऑफ 650 mm। चलिए फिर से अंदर चलते हैं। 2 पॉकेट्स काफी बड़े हैं और ये रेयर व्यू मिरर का कंट्रोलर, यहाँ पर थार लिखा हुआ है। इन्होंने थार की बैजिंग हर जगह पर डाली हुई है। एक स्पीकर यहाँ पर और नीचे विलीज का स्टिकर है जो शायद खराब खड़ी है। इस पैनल को रिवाइज किया गया है। ये असल में कंट्रोलर्स है मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले को ऑपरेट करने के लिए। ये नया स्टॉप चार्ज सिस्टम है और कुछ बटन्स है जो यहाँ से उठाकर वहां डाल दिए हैं। ये हेडलाइट लेवलर और ये की रिंग इल्यूमिनेटेड है। चलिए कार स्टार्ट करता हूँ और ऐसा करते ही म्यूजिक सिस्टम भी ऑन हो जाता है। कोई क्लच लॉक वगैरह नहीं है। महिंद्रा राइज स्क्रीन के ऊपर और यहाँ थार डेजर्ट का ग्राफिक है जो हमें सीट बेल्ट पहनने की वार्निंग भी दे रहा है। और अभी ऑडियो सिस्टम चालू होगा। हाँ नहीं, ओके व्हाटएवर, रहने दीजिए। चलो दरवाजा बंद करते हैं। बहुत ही सॉफ्ट साउंड, वो रगेड वाली फीलिंग नहीं है। इस रूफ को निकाल सकते हैं, पर निकाल कर रखेंगे कहाँ? यहाँ ऊपर लाइट प्लेसमेंट है। अब इस कार की साउंड क्वालिटी सुनते हैं। ऑडियो क्वालिटी डिसेंट है, इतनी बुरी नहीं। 7 इंच का स्क्रीन है, ज्यादा बड़ा नहीं। कार्बन फाइबर जैसे मटेरियल से बना हुआ है। ऑपरेट करने में थोड़े फिनिकी है। और ये एयर कंडीशन के कंट्रोल्स, यहाँ पर एयरक्राफ्ट स्टाइल के टॉगल स्विचेस दिए हैं। ये ऑन एंड ऑफ होते हैं डिपेंडिंग वहां पर कोई बैठा है या नहीं। ये सीट बेल्ट वार्निंग के लिए है। ये बटन्स प्रेस नहीं होते। ये हैजर्ड लाइट है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए। इसे डाउन हिल असिस्ट कहते हैं। इससे हिल डिसेंट कंट्रोल और हिल होल्ड कंट्रोल होता है। ये डोर लॉक करने के लिए अलग से डेडिकेटेड बटन है। बहुत ही अच्छी मैट ट्रीटमेंट है। और यहाँ पर एक ऑक्स प्लग और USB, इस तरफ का USB हटा दिया गया है, लेकिन एटलीस्ट एक USB-C रखना चाहिए था, इसीलिए मुझे अलग से ये चार्जर लेना पड़ा 12 वोल्ट के सॉकेट के लिए, क्योंकि मैं USB-C यूज करता हूँ। यहाँ पे गियर लीवर और 4 व्हील ड्राइव सिलेक्टर के जाने की वजह से स्टोरेज स्पेस बन गया है जो काफी गहरा है और फोन आराम से रखा जा सकता है। यहाँ भी रखा जा सकता है लेकिन फिट नहीं होगा। ये है क्रोम लाइन ट्विन कप होल्डर्स, ये कॉइन होल्डर, पावर विंडोज के कंट्रोलर्स और यहाँ गाड़ी का हैंड ब्रेक और ये गियर सिलेक्टर। सो ऑलमोस्ट सारी चीजें पहले जैसी ही है। ये नया लोगो, क्रूज कंट्रोल बटन्स, ऑडियो कंट्रोल बटन्स। स्टीयरिंग व्हील एक्चुअली एडजस्टेबल है, लेकिन हाँ, सिर्फ हाइट के लिए। यहाँ वाइपर्स के कंट्रोल्स है एंड ओ माय गॉड, स्प्रे तो देखो कई सारे हैं। और ये कंट्रोल्स है लाइट्स के। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में चेक टायर डायरेक्शन है जो दिखाता है कि व्हील किस तरफ घूमे हुए हैं। क्लस्टर का डिजाइन काफी बेसिक है, जिस तरह टैकोमीटर, स्पीडोमीटर बना हुआ है।
पर आप इसे ब्राउज कर सकते हैं जिससे आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। इसमें वार्निंग हिस्ट्री है, सेटिंग्स है, ट्रिप मीटर है। इन सारी इन्फॉर्मेशन के अलावा भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ दिखा रहा है कि मेरा फ्यूल एफिशिएंसी 7.3 किलोमीटर पर लीटर है, जो कि मेरी ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से है। आप स्पीडोमीटर में ब्राउज करके आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे मेन्यूज भी है। रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा स्लो है, इसे फास्ट होना चाहिए था। ये दिखा रहा है ये कितना और चल सकती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बटन का प्लेसमेंट बहुत स्टूपिड है। मैं स्टूपिड बोल सकता हूँ या नहीं, लेकिन ये बटन्स यहाँ कौन प्लेस करता है? स्टीयरिंग व्हील पर कर सकते थे। और अब हॉर्न, ओके हॉर्न एक्चुअली अच्छी है। यहाँ सनवाइजर है, इसमें स्ट्रैप भी है। दूसरी तरफ एक और सनवाइजर है मिरर के साथ, और ये ऑटो डिमिंग नहीं है, इसे मैन्युअली डिम करना पड़ता है। ऑफ कोर्स स्क्रीन काफी डिसेंट है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसमें कई सारी चीजें हैं, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो। इनफैक्ट हम इसे ब्राउज कर सकते हैं। ये कभी कभी ये थोड़ा स्लो हो जाता है। और ये टायर प्रेशर मॉनिटर है और एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स, जो मुझे कई सारी इंफॉर्मेशन देती है, जैसे मैं कितना पावर और टॉर्क यूज कर रहा हूँ। ये काफी कूल और लाइकेबल है। और इसमें कंपास है, जी मॉनिटर है, और ये रफ रोड मेन्यू है जिसमें मुझे गाड़ी की इंक्लाइन एंगल वगैरह सब दिख रही है। तो ये कुछ कूल फीचर्स है इस कार के। काफी बढ़िया कार है ये। थार ज्यादातर वैसी की वैसी ही है। अब इसका ड्राइव कैसा है ये जानने के लिए पहले पेट्रोल मॉडल को चलाते हैं, बाद में डीजल मॉडल को। डीजल मॉडल में कई चेंजेस है, नया इंजन है, वो देखिए वहां खड़ी है, ऐसा लग रहा है ना स्माइल कर रही है। ऑलराइट, हम ड्राइव के लिए तैयार है। सबसे पहले एसी को ऑफ कर देता हूं। यहां मैं एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स को चालू रखता हूं। ड्राइव मोड चालू, हैंड ब्रेक नीचे किया। मैं ट्रैक्शन कंट्रोल को भी बंद कर देता हूं, और हाँ, लेफ्ट फुट ब्रेक पर स्टार्ट स्टॉप सिस्टम को भी बंद कर देता हूं क्योंकि ये बहुत इंटरवीनिंग है। और मुझे ये भी चेंज करना है, तो मैं इसे स्टीयरिंग डायरेक्शन पर डालता हूं। आपको शायद ये सब नहीं दिख रहा होगा। लेफ्ट फुट ब्रेक पर, राइट फुट एक्सेलरेटर पर, और मोटर को रेव किया। हैजर्ड लाइट्स ऑफ, और ये आवाज सुनिए, ठीक है? तो ये मजा है रियर व्हील ड्राइव का। 4 व्हील ड्राइव में भी आप एग्जैक्टली ऐसा कर सकते हैं, रेयर व्हील्स को एक्स्ट्रा स्पिन करना, लेकिन रेयर व्हील ड्राइव में ये डिफॉल्ट होता है। तो उन्होंने क्या किया है कि जो 4x4 का बैच पहले हुआ करता था रियर राइट साइड में, उसे अब हटा दिया गया है। लेकिन बड़ा डिफरेंस ये है कि पेट्रोल इंजन होने की वजह से गाड़ी बहुत लाइट है, लेकिन इंजन अब भी सेम वेट का है। एम स्टालियन 150 होने की वजह से इसमें है 150 हॉर्स पावर और 320 न्यूटन मीटर टॉर्क। ये गाड़ी मुझे जीप रैंगलर की याद दिलाता है, जो मैंने 8-9 साल पहले चलाया था। वो भी पेट्रोल इंजन था, वो V6 था, और उसमें नॉन एरोडायनेमिक बॉडी थी, और उसके बावजूद गाड़ी उड़ सकती थी, डिफाइंग फिजिक्स। यहाँ भी वैसा ही है, क्योंकि ये देश में मिलने वाला सबसे तेज थार है। इसका कारण ये है कि इसका वजन 140 kg कम कर दिया गया है, क्योंकि 4 व्हील ट्रांसमिशन का एडेड वेट अब निकल गया है। इसीलिए अब ये कार बहुत फास्ट है, इतना फास्ट कि 0 to 100 किलोमीटर पर आवर बस 10 सेकंड्स में पहुंच जाती है। पुरानी पेट्रोल ऑटोमेटिक यानी 4x4 पेट्रोल ऑटोमेटिक, पुरानी कहना गलत होगा क्योंकि वो अभी भी, या शायद सही होगा पता नहीं, वो 0 to 100 किलोमीटर पर आवर 10.15 सेकंड्स में पहुंच जाती थी। तो ये थोड़ी सी तेज हो गई है। आप इसके घटे हुए वजन को फील कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा और पंची, थोड़ा ईगर लगता है, और बॉडी रोल भी कम हुआ है स्लाइटली। हाँ, स्लाइटली, बहुत ज्यादा हुआ ऐसा नहीं लगता। गियर और थ्रॉटल का रिस्पॉन्स काफी इमीडिएट है। इसका रेड लाइन ज्यादा नहीं है क्योंकि ये 5000 आरपीएम के अंदर अपशिफ्ट होता है, जो बहुत क्विक है। कॉर्नर्स के आसपास आप बहुत बॉडी रोल फील कर सकते हैं, क्रेजी अमाउंट ऑफ बॉडी रोल। ऑब्वियसली थार एक बॉडी और फ्रेम व्हीकल होने की वजह से देयर इज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ बॉडी रोल। इंजन स्मूथ और रिफाइंड है, टॉप एंड में वोकल हो जाता है। गियर बॉक्स फास्टर शिफ्टिंग नहीं है, ये वही ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है जो डीजल वाले में भी है। लेकिन रियर व्हील ड्राइव में आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक और डीजल मैनुअल मिलता है, और फिर राइड आपको हर समय बिजी लगती है। डीजल का राइड स्लाइटली बेटर है क्योंकि इसमें थोड़ा स्टिफनेस है, इसलिए वो बाउंसी इफेक्ट ऑफ वर्टिकल मूवमेंट थोड़ा कम है। ये ऐसी कार है जो अपने बॉडी ऑन फ्रेम को प्लेटफॉर्म की लंपीनेस बनाता है। ये ऑब्वियस है। हाँ, ये ऐसी कार है जो इसको ऑब्वियस बनाता है। आप हर समय कंटिन्यूस मूवमेंट फील कर सकते हैं। एक्सेलरेशन सच में तेज है, लेकिन ये फ्यूल एफिशिएंसी को कम कर देता है। ये गाड़ी आपको तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देगी। ये अच्छी माइलेज तो नहीं है। अब एफिशिएंसी में आधा किलोमीटर पर लीटर का इंप्रूवमेंट हुआ है क्योंकि गाड़ी का वेट कम हुआ है। पैडल शिफ्टर्स होते तो मजा आ जाता, लेकिन इस कार में हाई स्पीड्स पर बहुत विंड नॉइज होता है, स्पेशली इसके ए पिलर्स पर, क्योंकि ये एक एरोडायनेमिक कार नहीं है। इस चीज को आपको झेलना पड़ेगा। अदरवाइज
अगर आप एनसीआर रीजन में है तो डीजल मॉडल खरीदना ही बेहतर रहेगा। और डीजल मॉडल को चुनने में मेरा ये कारण है कि 1.5 लीटर डीजल मॉडल इस 2 लीटर पेट्रोल मॉडल से अच्छा है। हालांकि ये 2 लीटर पेट्रोल मॉडल ज्यादा पावर पैदा करता है, ऑलमोस्ट 33 हॉर्स पावर ज्यादा, यानी 20 न्यूटन मीटर ज्यादा टॉर्क। यहाँ हम गाड़ी रोकेंगे, ब्रेक्स इसके श्योर फुटेड नहीं है, मैनुअल वर्जन के ब्रेक ज्यादा अच्छे हैं। और यहाँ से मैं इसे ऑटो नहीं मैनुअल मोड में चलाऊंगा। ये मोटर मैंने रेव किया, रेड लाइन 5,500 आरपीएम पर आता है। ये गियर बॉक्स छोड़ता नहीं और काफी टाइम बाद अपशिफ्ट होता है। ध्यान से देखना, ओके। ये 5,500 पर पहुंचा, मैंने अपशिफ्ट किया और ये अब अपशिफ्ट हुआ। इसे बहुत टाइम लगता है, गियर बॉक्स थोड़ा फास्ट बनाना चाहिए था। लेकिन फिर ये कार स्पिरिटेड ड्राइविंग के लिए नहीं बनी है, ये काम ड्राइविंग के लिए बनी है। बहुत स्मूथ है। ऑनेस्टली पेट्रोल के बदले डीजल ज्यादा सेंस बनता है अनलेस एंड अनटिल आप एनसीआर रीजन में है। और वो मैनुअल मोड सिर्फ पहले 2 गियर्स के लिए ही है, तीसरे गियर से वो ऑटोमेटिक अपशिफ्ट करने लगता है। और ये 6 स्पीड की एसन की गियर बॉक्स है। हाँ, ये ऑटोमेटिक वाली बहुत अच्छी है। इनफैक्ट इसकी डीजल ऑटोमेटिक बहुत पॉपुलर वेरिएंट है जिसका वेटिंग पीरियड सबसे ज्यादा है। अब आप इसका वर्टिकल मूवमेंट देख सकते हैं जब ये तेजी से इन एक्सपेंशन जॉइंट्स के ऊपर से जा रही है। तो हाँ, राइड सबसे बेस्ट नहीं है जब आप स्पीड बढ़ाते हैं, और स्लो स्पीड्स में भी सबसे अच्छी नहीं है क्योंकि लंपीनेस फील होती है। राइड मीडियम स्पीड में बेहतर है जब आप इसे हार्ड पुश नहीं कर रहे और आप इसमें वो इंडिस्ट्रक्टेबल एयर फील कर सकते हैं। पेडल प्लेसमेंट इतना खास नहीं है, मुझे लगता है कि लेफ्ट साइड में ज्यादा स्पेस है, इसे सही से यूटिलाइज नहीं किया गया। मेरा घुटना सेंटर कंसोल को बार बार लग रहा है। वो रहा डीजल वेरिएंट। चलो अब उसके अंदर हम आ गए हैं। तो अब मैं डीजल वेरिएंट चला रहा हूं और ये 1.5 लीटर की यूनिट है जो मराजो से ली गई है। ये एम फैल्कन इंजन सीरीज में से है और ये वही सीरीज है जिसे KUV 100 में यूज किया गया था, जिसमें वो जा रही है पेट्रोल वेरिएंट। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर है जो KUV के लिए बना था, ऑब्वियसली डीजल में। अब यही इंजन मराजो में भी है जो 123 हॉर्स पावर और 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क पैदा करता है। इसमें हॉर्स पावर कम किया गया है 117 पर। अब 2.2 लीटर और 1.5 लीटर के बीच में जो गैप है वो सिर्फ 7 हॉर्स पावर का है, जो बहुत कम है। तो उन्होंने इंटेंशनली इस कार को डी ट्यून किया है, इसलिए ये 117 हॉर्स पावर और 300 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क पैदा करती है, जो पेट्रोल वाले से 20 न्यूटन मीटर्स कम है, लेकिन बिल्कुल वही टॉर्क आउटपुट जो 2.2 लीटर डीजल की है। ये सही में क्रेजी है। इनफैक्ट उस टॉर्क का 55% 1000 आरपीएम में ही मिल जाता है। इनमें 1.5 लीटर 3 सिलेंडर इंजन भी है जो अगेन डीजल है और बोलेरो में है। महिंद्रा के पास कई सारे इंजन है। अब यही इंजन को एम फैल्कन नाम दिया गया है और इसमें D117 CRDE के नाम से है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि ये कम कैपेसिटी वाला इंजन है। लेकिन ये कम कैपेसिटी वाली बिल्कुल नहीं लगती, ये एक्चुअली अपनी कैपेसिटी से कई बेहतर काम करती है। ये 2.2 लीटर जैसी ही लगती है, आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आप कम कैपेसिटी इंजन वाली कार चला रहे हैं। इसकी परफॉर्मेंस सच में कमाल की है। ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी अच्छी होगी। ऑफ कोर्स थोड़ा सा टर्बो लैग है जो मुझे लगता है तूफान के पहले की साइलेंस है, उसके बाद ये स्ट्रांगली पुल कर लेता है। मिड रेंज अच्छा है लेकिन टॉप एंड कंप्लीटली लैग करता है। आप यहाँ इसका मूवमेंट फील कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ वो वर्टिकल मूवमेंट है जो इस तरह के बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म वाली कार में पाई जाती है। व्यू यहाँ से बहुत अच्छी है, विंडशील्ड सुपर वाइड है और कार की ट्रैक भी बहुत वाइड है। तो हो सकता है कि आपको लगे कि आप बहुत चौड़ी कार चला रहे हैं, इवन दो इसकी साइज बहुत ही छोटी है। इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा होना चाहिए था। कैमरा कितने का आता होगा? 5000, 10,000? वैसे भी इस गाड़ी की कीमत 15-16 लाख है, तो ये फीचर स्टैंडर्ड होना चाहिए था। कम ऑन महिंद्रा, इस बारे में आप कुछ कर सकते हैं। अब ये इंजन ज्यादा एफिशिएंट है 2.2 लीटर इंजन के कंपैरिजन में, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम है। इस कार का वजन 150 kg कम है बड़े वाले मॉडल के कंपैरिजन में, क्योंकि वो 4 व्हील ड्राइव प्लस 1.5 लीटर इंजन है जो ऑब्वियसली वजन में कम होता है। गियर और थ्रॉटल की रिस्पॉन्स अच्छी है और परफॉर्मेंस भी अच्छी है। मराजो में इको मोड है, इसमें कोई ड्राइव मोड्स नहीं है। गियर बॉक्स की शिफ्टिंग डिसेंटली स्लीक है, लेकिन सबसे स्लिकीएस्ट नहीं। क्लच में कुछ स्प्रिंग जैसा एक्शन है। उन्होंने इसे ऑटोमेटिक नहीं बनाया है, जो कि एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि ऐसा करके वो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब जिसे भी ऑटोमेटिक चाहिए उसे वो 2.2 लीटर 4 व्हील ड्राइव वाली खरीदनी पड़ेगी, अगर उसकी जरूरत ना भी हो तो जैसा मुझे लगता है यहाँ डाउन साइजिंग करके भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और वो 13 हॉर्स पावर का डेफिसिट है उसे इंजन के लाइटर वेट ने काफी कवर कर दिया है। और साथ में इसका 2 व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन भी है। और ये पेट्रोल वाली तो बस उड़ रही है। ऑब्वियसली पेट्रोल वाली का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। स्टीयरिंग सेंट्रल पोजीशन में थोड़ा सा लूज लगता है, लेकिन हाई स्पीड में ये बहुत अच्छा है। हाँ, एक चीज है,
100 किलोमीटर पर आवर पर बहुत विंड नॉइज आता है। इसमें कन्वर्टेबल ऑप्शन नहीं है, सिर्फ हार्ड टॉप है जो विंड रेजिस्टेंस के मामले में बेहतर है, वरना सॉफ्ट टॉप तो ओह माय गॉड 60-70 की स्पीड पर इतना फ्लटरिंग शुरू हो जाता है और 80-90 की स्पीड पर तो पागलों की तरह होता है कि आप अपनी स्पीड को ऑटोमेटिकली कम कर देंगे। इनफैक्ट मैंने महिंद्रा को यह ब्राइट आइडिया दिया था 2020 में, जब मैंने पहला वीडियो बनाया था महिंद्रा थार पर। तब मैंने कहा था कि 1.5 लीटर का इंजन इसमें देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके वो इसे स्मॉल कार क्लासिफाई कर सकते हैं, जिससे उन्हें एक्साइज ड्यूटी के बेनिफिट्स मिलेंगे। ऐसा करने से कार 2 से 3 लाख तक सस्ती होगी इन बेनिफिट्स की वजह से। ओके, वो रहा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। बाय द वे, इसमें गियर बॉक्स अच्छा हो सकता था। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं गियर बॉक्स के बारे में क्या बोल रहा हूँ। बाय द वे, मैनुअल में ब्रेक्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन ये और भी अच्छी हो सकती थी, क्योंकि इनिशियल बाइट कम है और ऑब्वियसली हैवी ब्रेकिंग पर नोज डाइव हो जाता है। आप देख सकते हैं, आप इंजन ब्रेकिंग कर सकते हैं जो काफी अच्छा है। ये हजार्ड लाइट्स ऑन कर दी। अब गियर बॉक्स को सुनिए। ये ओके, मैं ये गियर बॉक्स चलाता हूँ, ये सुनिए। ये इतना स्मूथ नहीं है, इसमें स्मूथनेस काफी कम है। तो मैं अभी दिखाता हूँ कि ये डीजल इंजन कितना पोटेंट है। सबसे पहले मैं स्टॉप चार्ज सिस्टम को बंद कर देता हूँ। ये बहुत इंटरवीनिंग है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, पहले गियर में डाला, हजार्ड लाइट्स ऑफ, मोटर को रेव कर रहा हूँ, सुनिए 3000 आरपीएम। नहीं, बिल्कुल भी व्हील स्पिनिंग नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा हुआ सरप्राइजिंगली। ऑब्वियसली टायर्स इतने चौड़े हैं और गियरिंग भी शॉर्टर साइड में है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मुझे 4 तक शिफ्ट करना पड़ेगा 100 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचने के लिए। इसे 0 to 100 किलोमीटर पहुंचने के लिए 12.5 सेकंड्स लगते हैं। ओके, इसे देखिए, मैं फुल थ्रॉटल पे हूँ और वो मुझसे आगे निकल गया। इंजन बहुत रिफाइंड है, लोअर डाउन स्पेशली जब आप आइडल पर हो। सुपर रिफाइंड, सुपर स्मूथ, लेकिन 3000 आरपीएम पर गरजता है और 5000 आरपीएम के अंदर रेड लाइनिंग हो जाता है। लेकिन वही इसके टॉप एंड पर कुछ नहीं है, इसलिए इसे रेव रेंज के हायर एंड पर ले जाना पॉइंटलेस है, क्योंकि इसमें वो परफॉर्मेंस ही नहीं। कॉर्नर्स के पास जाते ही आप रोली पोली फील कर सकते हैं। तो बात ऐसी है कि मराजो फ्रंट व्हील ड्राइव है और ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, तो दोनों में डिफरेंस मोस्टली पावर डिस्ट्रीब्यूशन का ही है। और हाँ, ये बड़े बम्प्स को तो टकरा कर जाता है इसके बड़े टायर्स की वजह से। ये एक ऐसी चीज है जिसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो इस कार में आपको उल्टी जैसा फील होने लगेगा, क्योंकि ये बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म है और बॉडी ऑन फ्रेम गाड़ियों में ऐसा ही होता है। अब ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, सेंटर पोजीशन में लूज है, ओवरऑल ये लाइट है और यू टर्न लेना आसान है, क्योंकि कार बहुत छोटी है और कम लेंथ की है, इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये फर्स्ट गियर की रेड लाइन, ओह माय गॉड, ये इंजन कितना वोकल हो जाता है। थार की वेटिंग पीरियड काफी है, तो वो रेयर व्हील ड्राइव वर्जन लॉन्च ही क्यों कर रहे हैं? उनके पास पहले से ही डिलीवर करने के लिए बहुत सारी कार्स है। मुझे लगता है कि पेट्रोल वाले आपको जल्दी मिल जाएंगे, स्पेशली ऑटोमेटिक डीजल वालों के लिए आपको 4 महीने तक रुकना पड़ेगा, जो कि बहुत है। और अब ये देखिए, एक यू टर्न लेने जा रहा हूँ। ये स्टीयरिंग बहुत लाइट और इजी है, और अच्छी बात ये है, अच्छा ये आवाज कर रहा है कि डोर खुला है, लेकिन डोर खुला नहीं है। ये इमीडिएटली सेंटर में नहीं आता है, लेकिन हाँ, इसकी स्टीयरिंग मारुति की कारों से ज्यादा अच्छी है फॉर श्योर। रेड लाइन 4500 आरपीएम पर है, तो टॉप एंड की तरफ पुश करने के लिए इसमें कोई लैग नहीं होता। ऑनेस्टली 3500 आरपीएम पर ज्यादा मुश्किल नहीं है। पेट्रोल इंजन भी इस रिगार्ड में ज्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि उन्हें भी ये रेड लाइन पसंद नहीं है। तो महिंद्रा अभी भी परफॉर्मेंस को एफिशिएंसी से ज्यादा प्रेफर करता है, और ये 2.2 लीटर डीजल के कंपैरिजन में ज्यादा एफिशिएंट होगा, क्योंकि छोटी कैपेसिटी वाला इंजन, लाइटर वेट, इसीलिए रेयर व्हील ड्राइव थार लेना एक विन विन सिचुएशन है। इसका कोई सेंस नहीं है। वैसे बहुत लोग इस कार को सिर्फ स्टाइल के लिए खरीदते हैं या फिर जिम जाने के लिए खरीदते हैं, ऐसी सब चीजों के लिए। वो कभी ऑफ रोड नहीं जाते। यही वजह है कि महिंद्रा ने इसे लॉन्च किया है, क्योंकि जब आप रेंटल कार के लिए जाते हैं, जैसे कि गोवा में बहुत सारी जगह पर थार रेंट पर मिलते हैं, वो कभी ऑफ रोड नहीं जाएंगे। तो आप एक्स्ट्रा वेट ले जा रहे हैं, ज्यादा पैसे दे रहे हैं फॉर नो रीजन। अब ये कार के सेल्स को एक्स्ट्रा बूस्ट करेगा। तो अब महिंद्रा इस कार से वेन्यू, नेक्सॉन और कॉम्पैक्ट एसयूवी के बायर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट्स के साथ। एक्साइज ड्यूटी के बेनिफिट्स मिलेंगे, 4 व्हील ड्राइव को हटाने के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो एक्साइज ड्यूटी पर कुछ 1 लाख का बेनिफिट होगा और 4 व्हील ड्राइव सिस्टम को हटाने का ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा, तो काफी पैसे बच जाएंगे। अब डीजल इंजन की कैपेसिटी कम है, तो उसे बनाने का कम खर्चा होगा, तो ऑब्वियसली इस बात से बेनिफिट्स थोड़े से ज्यादा होंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि अब प्राइसिंग वही होगा जो लॉन्च के टाइम पर था, क्योंकि वैसे भी उन्होंने ओवर द इयर्स प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। उन्होंने मराजो का इंजन इसमें क्यों डाला है? उन्होंने मराजो के लिए कई सारे इंजन्स प्रोड्यूस किए थे, लेकिन मराजो ज्यादा बिका नहीं। वो शायद 200 यूनिट बिकता था 1 महीने में। तो वो सारे एक्स्ट्रा इंजन्स जो वैसे ही पड़े हुए थे, उसे उठाकर इन्होंने थार में डाल दिया है, और उससे बन गया थार रियर व्हील ड्राइव। ऑनेस्टली इंजन इतना अच्छा है कि पता नहीं उन्होंने इस इंजन के साथ पहले ही क्यों इसे लॉन्च नहीं किया। अब वो कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, लेकिन ऑनेस्टली आपको डिस्प्लेसमेंट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंजन अपना काम कर रहा है। प्राइमरीली थार ऐसी कार है जिसे आप ज्यादा पुश
पुश नहीं करना चाहेंगे। अगर आप ऐसा करते तो हर जगह विंड नॉइज बढ़ जाएगा। व्हील आर्चेस पर, ए पिलर पर, हर जगह बहुत विंड नॉइज होगा। इस कार को एंजॉय कर सकते हैं जब आप इसे स्लो पेस पर ड्राइव कर रहे हो, और तभी ये कार अपनी असली पहचान दिखाती है। इसे हार्ड एंड फास्ट तरीके से चलाने में कोई मतलब नहीं है, तो ये पूरी तरह से पॉइंटलेस होगा कि इसके थ्रॉटल के साथ खेला जाए, क्योंकि उसकी चमक उसमें नहीं है। इसकी चमक इसे स्लो ड्राइव करने में है जब लोग उसे घूरे। और 80,000 यूनिट्स ऑन रोड होने के बाद भी थार अभी भी बहुत अटेंशन अट्रैक्ट करता है, जो कि सही में अनएक्सपेक्टेड है। मुझे लगता है कि इसकी रॉयल्टी या नॉवेल्टी बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक ऐसी कार है, अगर मुझे कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी होती तो मैं यही लेता, क्योंकि इसमें इतना कैरेक्टर, स्टाइल और एटीट्यूड है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, हजार्ड लाइट्स ऑफ, मोटर रेव किया और ये हम चले। सरप्राइज सरप्राइज, कोई व्हील स्पिन नहीं। मैं व्हील स्पिन करने की सोच रहा था। अगर आप व्हील स्पिन करना चाहते हैं, ड्रिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपको 2.2 लीटर इंजन मॉडल ही खरीदना चाहिए। बाय द वे, इस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप से 4 स्टार रेटिंग मिला है, एडल्ट और चाइल्ड प्रोटेक्शन दोनों के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये मजबूत लगता है। महिंद्रा ने एक्चुअली बहुत सारे कैरेक्टर, सेफ्टी, परफॉर्मेंस, फन और बहुत चीजों के साथ एक कार बनाई है। सिर्फ एक चीज है, ये बहुत प्राइसी हो रही है। इनफैक्ट टॉप वेरिएंट का डीजल ऑटोमेटिक का प्राइस ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए है, जो बहुत पॉपुलर वेरिएंट है। किसी ने भी AX को ऑप्ट नहीं किया, हर कोई LX चाहता है। इसलिए रेयर व्हील ड्राइव वहां है जहां AX को होना चाहिए था, और थार की सेल्स को और बूस्ट कर देगी। पेट्रोल मैनुअल की कीमत 17 लाख से शुरू होती है और डीजल मैनुअल के लिए 18 लाख तक जाएगी। 19 लाख में पेट्रोल ऑटोमेटिक मिलेगी। वो वाली भी पेट्रोल ऑटोमेटिक है, वो वाली रेयर व्हील ड्राइव वाली जो आप रेयर व्यू मिरर में देख सकते हो। उसकी कीमत तकरीबन 16.5 लाख रुपए होगी। तो यहाँ थार रेंज सच में वाइडन हो जाएगी, और इसमें ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल या रादर मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल को हटा दिया गया है। ये एग्जैक्टली क्या होता है? ये ऑफ रोड बेटर परफॉर्मेंस के लिए है, जो पीछे के पहियों को कनेक्ट करता है। तो महिंद्रा ने उसे भी हटा दिया है, और ये डीजल वेरिएंट में ऑप्शनल है, तो उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना होगा। ग्रीडी महिंद्रा। और ये फीचर का ऑप्शन पेट्रोल वेरिएंट में नहीं है, क्योंकि महिंद्रा को लगता है कि डीजल इंजन वाले थार खरीदेंगे वही ऑफ रोड जाएंगे, पेट्रोल वाले तो सिर्फ दिखावा करेंगे। वेल, शायद ऐसा हो भी सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट मैटर्स इज महिंद्रा ने थार के इस कॉन्सेप्ट को लिया है, जो चीख चीख कर कह रहा है कि वो 4x4 है, और उसके रेयर व्हील ड्राइव में प्रोड्यूस करके कुछ यूनिक किया है। और इसको करने का कारण ये है, ऑफ कोर्स, मारुति जिम्नी 5 डोर, जो बहुत ही जल्द यानी कल परसों में ही लॉन्च होने वाली है। Whatever, लेकिन दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि गुरका भी 5 डोर वर्जन के साथ आ रहा है। महिंद्रा थार का 5 डोर वर्जन आने में अभी कुछ महीने बाकी है, शायद वो अगले साल आएगा, और उस एंटिसिपेशन में हम यहीं रुकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप यानी लाइक बटन दबाइए। एंड इट्स टाइम फॉर मी टू सी द नीड फॉर स्पीड। बाय बाय।